अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और मेरे साथ है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी और कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा। बिहार में चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा बिहार के साथ साथ बंगाल में भी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है। हम बात आज बिहार और बंगाल दोनों पर करेंगे, लेकिन शुरुआत सर बिहार से करते हैं क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनावी शोर है। लेकिन देखा जाए सर तो सारी क्रांतियां बिहार से बिल्कुल सारी क्रांतियां बिहार से शुरू हुई हैं और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी भी राजनीति बिहार से ही शुरू हुई है। सर, बिहार की चुनावी दिशा आपके हिसाब से किस ओर बढ़ रही है, क्योंकि पहले चरण का मतदान अगले सप्ताह में होना है जी, तो आपको क्या लगता है किस दिशा में चुनावी प्रचार बढ़ रही है वहां पे? देखिए, अभी जो दो तीन चीजें हैं कि जैसे अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव मैदान में उतरे कि प्रचार में उतरे, वो उससे ठीक पहले अगर हम देखें तो एनडीए की हालत भी थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो एक रोजगार का मुद्दा, एक जो नैरेटिव सेट किया, उस पर अब तक एनडीए बोलने से बचता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग में देने का वादा कर दिया, उसके बाद वो चाहे जेडी हो चाहे बीजेपी हो, उस पर वो जवाब देने लग गए। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे, आप 10 लाख की बात करें, हम 19 लाख देंगे। और जेडीयू को भी बार बार जेडीयू सवाल उठा रही है आरजेडी के इस दावे पर कि आप कहां से देंगे, आप कहां से पैसा लाएंगे, कौन से विभाग में कितनी नौकरियां देंगे और क्या भ्रष्टाचार होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, जब चुनाव मैदान में उतरे हैं प्रचार में, तो पूरा माहौल ही, उन्होंने एक दिन में जो धुआंधार रैलियां करी हैं उससे पूरा माहौल चेंज हो गया है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का अगर विश्लेषण करें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, तो प्रधानमंत्री ने युवाओं के मुद्दे को आगे रखा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो 2-3 रैलियों में उन्होंने कहा है, एक मुद्दा उन्होंने जो सबसे बड़ा होता है खासतौर पे किसी भी युवा में, खासतौर पे अगर बात करें अपने पूर्वी भारत की, तो अंग्रेजी में बहुत लोग सहज नहीं होते हैं और उनको थोड़ा सा अपने आप को वो कमजोर महसूस करते हैं, जबकि हो सकता है कि अन्य विषयों में वो सामने वाले से, अंग्रेजी जानने वाले से बहुत आगे हों, बेहतर, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ना जानना उनको अंदर हीन भावना भर देता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो नीतियां बनाई हैं उसमें जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और भी जो हम अगर बात करते हैं जो बड़ी नौकरियों की, तो उसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब क्षेत्रीय भाषाओं में हम कराने जा रहे हैं। तो इससे एक लोगों में लगता है कि हाँ, अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है तो मैं तो बहुत आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको हिंदी में तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ठीक है मुझे दिक्कत होती है, तो मैं उसको पास कर सकता हूँ, अपना करियर बना सकता हूँ। तो युवाओं को लगता है कि हम, देखिए, हर युवा जानता है, खासतौर पर बिहार का जागरूक युवा जानता है कि नौकरी दे दूंगा आपको, इससे बात नहीं चलेगी, नौकरी के लिए मेरे पास योग्यता भी होनी चाहिए, और वो योग्यता वो रखता है और प्रतियोगी परीक्षा उसको पास करने का एक रास्ता दिखा दिया है प्रधानमंत्री ने, वो एक बड़ी बात रही। दूसरी बात अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों से कहा है कि ठीक है, एक जो आरजेडी ने मुद्दा बनाया कि 15 साल हो गए नीतीश कुमार के शासन को, आपको क्या मिला, बिहार वहीं का वहीं है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि देखिए, नीतीश जी और हमारा जो साथ है, अब जो हमारी जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसको सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं हमको काम करते हुए, तो मुझे और समय की जरूरत है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री चाहे गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब की बात हो या 2014 से जब केंद्र की राजनीति में तब से हो, प्रधानमंत्री अगर समय मांगते हैं तो जनता उनको समय देती है, क्योंकि जनता को पता है कि वो विश्वास करती है कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये एक चीज भांप ली है कि शायद नीतीश के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है एनडीए को, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने काम के पर और अपने नाम पर वोट मांगा है अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि एनडीए को वहां पर एक बार फिर से जीत मिले। एक चीज और जो देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार को भी उनकी
उस गलती की याद दिला दी है और उस गलती का एहसास करा दिया है कि आप यहां से छोड़कर वहां गए थे और आपने देखा कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार में डूब गए और आपको वहां से पिंड छुड़ा के भागना पड़ा। तो गलती आपने की थी उस समय, अब मत करिएगा। प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से उन पर भी निशाना साध दिया। तो बहुत हद तक देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री की रैली के बाद का अगर परिदृश्य देखें, लोगों से जो बातचीत हुई है या जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, माहौल चेंज हुआ है। लेकिन एक चीज ये भी तय है कि रोजगार बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर नीतीश सरकार से नाराजगी है। और जब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो पहली चुनावी रैली करी थी, वर्चुअल रैली इस चुनाव में, बिहार चुनाव में, उन्होंने कहा था कि पिछले 15 साल में हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। मैं भी वो आंकड़ा सुनकर चौंका था, 15 साल में 6.5 लाख नौकरियां। और उन्होंने ये खुद बोला कि हमने बहुत प्रयास किए, बड़े उद्योग नहीं आ पाए। अब बड़े उद्योग नहीं आ पाए, कुछ चीजें नीतीश कुमार की ऐसी रही जो शायद लोगों को मंजूर नहीं है। हाँ, तो बड़े उद्योग नहीं आ पाए, तो वो उसका कारण क्या है, उस कारण को आपने क्यों नहीं दूर किया, और वो आपकी नाकामी ही कही जाएगी। लेकिन एक चीज जो जनता को साफ नजर आती है, देखिए हर चीज सिर्फ आप उसको सुख सुविधा से नहीं जोड़ सकते, एक माहौल की भी बात होती है। अगर मुझे इस तरह का माहौल मिल रहा है कि मैं जहां डर के रहूं, जहां कभी कोई मेरी गाड़ी उठा ले जाए, कभी कोई घर वालों को उठा ले जाए, कभी कोई लठैत घर पे आ जाए, और जो शाम को 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, वैसा माहौल हो, उसकी बजाय अगर आपको ऐसा माहौल मिले जब आप 24 घंटे में सपरिवार कहीं भी आ जा सकते हैं, रोड अच्छी हैं और अस्पताल तक पहुंचने में आपको समय नहीं लगता है, बिजली आपको जैसे बड़े घर के लोगों को मिल रही है, वैसे छोटे जो हमारे गरीब वर्ग है उनके बच्चे भी बिजली में पढ़ रहे हैं। तो अगर ये सब बेसिक चीजें अगर हम कहें कि पहुंची हैं, तो वो भी एक सफलता है। इसमें कोई राय नहीं कि देखिए, बिहार को बीमारू राज्य बनाने में इन लोगों की ही भूमिका थी। पिछड़ापन इन्होंने बनाए रखा बिहार का, और उसी पिछड़ेपन पर ये राजनीति करते रहे और अब फिर से वही करने जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि जो बिहार अब प्रगति करने लगा है, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि अब बिहार विकासशील बना है, तो ये ललचाई नजर से देख रहे हैं कि जो आया है उसको फिर से लूट लिया जाए। तो ये एक बड़ी चीज उन्होंने सेट करी है, और खासतौर पे जो युवा है उसके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक की है कि हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने जो गलती करी, कहीं हम वो गलती ना कर दें, अपने राज्य को फिर से पीछे न ले जाए। तो एक बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद आएगा, शायद आएगा। सर, आप बिहार चुनाव को लगभग कई सालों से कवर करते आ रहे हैं, आपने कई बिहार चुनाव को कवर किया होगा। सर, बिहार चुनाव में खास करके जब प्रचार अपने चरम पर हो, तो एक मुद्दा काफी हावी होता था, वो था आरक्षण का। भले ही पार्टियां इस बार के चुनाव में भी जातीय समीकरण को साधते हुए टिकट के बंटवारे की है, लेकिन अब तक आरक्षण और लालू यादव की वो प्रचार शैली जिसमें भूरा बाल साफ करो और सिर्फ एमवाई समीकरण की बातें करते थे, जोक टोन की बातें करते थे, उस तरीके की चीजें दिखाई नहीं दे रही। आरजेडी के में से भी लालू यादव का पोस्टर तक गायब हो गया है, और रोजगार की बातें की जा रही है, भ्रष्टाचार की बातें की जा रही है, और विकास की बातें की जा रही है। तो कितना आरजेडी में आप कितना परिवर्तन इस चुनाव में खास करके देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी में परिवर्तन की बात भी है, और जो आपने कहा वो सही है कि हकीकत दिख रही है कि इस बार काफी कुछ बदलाव है। ये सब जाति पाति से थोड़ा सा ऊपर के चुनाव दिख रहा है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे एनडीए के अन्य नेता हो, एकमात्र उनका निशाना लालू प्रसाद यादव पर होता है। तो अब जब तेजस्वी निकल रहे हैं, और तेजस्वी ने चुनाव से कुछ समय पहले आरजेडी के शासन के दौरान की गई गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। बिल्कुल। अब वो अपने पिता का तस्वीर भी साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नामांकन भरने से पहले भी वो माता का आशीर्वाद लिया उन्होंने अपनी, और बड़े भाई का आशीर्वाद लिया, पिताजी से मिलने नहीं गए, जबकि शायद उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, वो गए थे मिलने के लिए, वो नहीं गए। तो वो साथ लेकर नहीं चल रहे हैं कि कहीं उनकी जरा सी भी उस खराब छवि का नुकसान ना हो जाए पार्टी को, या उनकी जो भी चुनावी संभावनाएं हैं, या उनकी जो चुनावी महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, को नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए वो उसे पीछा छुड़ाकर चल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने यही पूछा है प्रश्न कि आप क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगा रहे हैं। और आप देखिए कि एक चीज और है कि आरजेडी का गठन कैसे हुआ। आरजेडी का गठन हुआ था भ्रष्टाचार की नींव पर। अब आप देखिए कि उस समय अगर का देखेंगे जनता दल का जो स्वरूप था, तो लालू यादव ने जब उनको जेल होने की बात आई, और जब चारा घोटाले में नाम आया,
तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने पार्टी तोड़ दी, इस पार्टी का गठन किया, और इस पार्टी जिस पार्टी की बुनियादी भ्रष्टाचार के माहौल में हुई हो और अपने परिवार की सत्ता बचाए रखने के लिए हुई हो, तो वो आगे कहाँ किसी को नौकरी देगा या आगे कहाँ किसी को आगे पन पाएगा। एक चीज जो क्लियर है कि वो आरजेडी में जो माहौल है वो उसमें लालू यादव की नकारात्मकता को तेजस्वी अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते। अब आप बात कर रहे हैं कि जो चुनावी माहौल बदला है, लोगों की जो चीजें बदली हैं, अब आप इसका जो असल कारण है कि 2014 के बाद से देश में एक उम्मीद जगी है, जो हम निराशा का भाव कह सकते हैं, निराशा का भाव गया है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं कि नहीं, यहाँ तो ये आपने ये इतनी बड़ी इमारत बनाई है, वहाँ तो उतनी बड़ी बन गई है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती है, और मेरे को ये क्यों नहीं मिल सकता है। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ना अच्छा है, और जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तभी सरकारों पर दबाव बनेगा और सरकारें उसको पूरा करने के लिए बाध्य होंगी। तो 2014 के बाद से राजनीति का स्वरूप भी बदल गया है और लोग अगर जाति पाति से ऊपर उठकर मतदान कर रहे हैं और बिहार से ही शुरुआत हो रही है, तो ये भारतीय जो राजनीति में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत शुभ संकेत है और ये एक कह सकते हैं कि एक युगांतकारी परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री आज जब शुक्रवार को उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत की बिहार में, तो उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए अपना करीबी साथी बताया। जी। लोजपा काफ़ी चर्चा में रही, एनडीए में फिट बैठ पाएगी नहीं बैठ पाएगी, और आखिरकार उसने एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी। फिलहाल लोजपा एक तरीके से कह सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अब लोजपा को कहा जा रहा है वो भाजपा की बी टीम बन के आई है। जी। उधर आरजेडी के लिए भी भाजपा कह रही है कि वो आरजेडी का बी टीम है। जी। आपको लोजपा की वर्तमान स्थिति बिहार में और उसके बाद की स्थिति, जब बिहार के नतीजे आ जाते हैं और लोजपा दावा कर रही है कि हम एनडीए में केंद्र में हैं, जी, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, जो लोजपा है, ठीक है कि वो चिराग पासवान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और उनके पिताजी अपने जीवित रहते ही पार्टी की कमान उनको सौंप गए थे और राजनीतिक अनुभव भी उनको 2-4 साल का है। लेकिन वो शायद बहुत बड़ी भूल कर गए हैं कि एनडीए से बाहर आ गए। उनको जो सीटें मिल रही थी उनको ले लेना चाहिए था, और प्रतिष्ठा का प्रश्न जो बनाकर एक बड़ी भूल कर गए हैं। और इस चुनाव के परिणामों का जो विश्लेषण होगा उसमें आप देखेंगे कि वो उनके ऊपर काफ़ी व्यंग्य होंगे, चिराग पासवान के ऊपर। हमारा जो देश है उसमें भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भावना के आधार पर लोग वोट करते हैं, लेकिन वो एक प्रत्याशी 2 प्रत्याशी तक सीमित हो सकता है। और ये जो आप चाहो कि मैं पूरा विधानसभा का जो परिदृश्य ही बदल दूंगा, पूरा जो बड़ा उलटफेर कर दूंगा, तो वो पॉसिबल होता नहीं है। रामविलास पासवान एक बड़े दलित नेता थे, बिहार के बड़े दलित नेता थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में वो खुद भी, जैसे हमने पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, शायद 2 सीटें थी, 2 सीटें थी, तो वो और उससे भी मुझे लगता है कि शायद वो अगर हम देखेंगे पिछला भी अगर कुछ गणित, तो 10, 12, 15, 20, 25 सीटें, 21 सीटें 2005 में उन्हें मिली थी सबसे ज्यादा बिहार, सबसे ज्यादा। तो 21 से आगे रामविलास पासवान भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। बिल्कुल। तो चिराग पासवान पहले ही अपने अटेम्प्ट में उस 21 को पार कर जाएं, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये ठीक है कि उन्होंने बहुत सारे जेडीयू के, बीजेपी के बागियों को टिकट दी है, लेकिन बागियों के साथ भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मतदान वाले दिन निर्णय करता है कि हवा किस तरफ है, तो फिर वो नुकसान हो जाता है। तब ना कोई भावना चलती है, ना कोई मुद्दे चलते हैं। वो हर कोई मतदाता चाहता है मेरा वोट खराब ना हो, और जो वादे किए हैं, और अगर प्रधानमंत्री देश का आकर वादे कर रहा है तो शायद जनता उसको ज्यादा तवज्जो देगी। मुझे लगता है कि चिराग पासवान एक बड़ी गलती कर चुके हैं, और जेडीयू शायद उनको इस गलती की सजा देने के लिए एनडीए में बीजेपी को बाध्य भी करे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी कुछ उनका पक्ष रखेगी कि नहीं, कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, माफ करना चाहिए। बिल्कुल। भले ही बिहार में चुनावी शोर है, नतीजे भी 10 नवंबर तक आ जाएंगे, सरकार बदलेगी, बनेगी, क्या रहेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन बंगाल में भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। 2021 में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, और माना जा रहा है कि भाजपा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है वहां पे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि महाषष्ठी के दिन उन्होंने बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया,
उसके बाद से क्या संदेश जा रहा है बंगाल में? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि भाजपा का फिलहाल 2 मिशन सबसे ज़्यादा है, एक केरल है और दूसरा बंगाल है। तो बंगाल में अगले साल चुनाव है, भाजपा किस तैयारी के साथ वहाँ जाने? देखिए, इसमें बंगाल का थोड़ा सा मुद्दा इसलिए अलग है कि भाजपा राजनीतिक लड़ाई भी जीतना चाहती है, वैचारिक लड़ाई भी जीतना चाहती है। हमने देखा था कि किस तरह से त्रिपुरा में वामपंथियों को बाहर किया गया सत्ता से। हालांकि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का एक तरह से बैंड बज चुका है, लेकिन फिर भी वो एक ताकत वहां पर है। हालांकि मुख्य विपक्षी वहां पर इस समय बीजेपी है। लोकसभा चुनाव 2019 को देखें तो बीजेपी को 41% से ज़्यादा वहां पर वोट मिले थे और बीजेपी ने अधिकांश विधानसभा सीटों पर वो पहले नंबर पर रही थी। तो बीजेपी को लगता है कि अगर वो वोट विधानसभा में भी उनको मिल जाए, ये 41 बढ़कर 50 हो जाए, तो हम एक 2/3 बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। और अगर हम देखें, अब जो दुर्गा पूजा पर माँ शक्ति की उपासना करके एक जो राजनीतिक शक्ति का पाने का प्रयास किया गया है, उसमें वो सब पार्टियां करती हैं, बीजेपी ने भी वही किया है। बिल्कुल। और बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम, ठीक है, वैसे जो उपलक्ष्य था धार्मिक था, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सभी विधानसभा सीटों पर, सभी मतदान बूथों तक इसका जो लाइव प्रसारण हुआ है, कार्यकर्ता वहां बैठे थे। तो अगर बूथ के कार्यकर्ता को आप प्रधानमंत्री का संबोधन सुना रहे हैं इस धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम ही हुआ। और जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी पूरी वेशभूषा थी, रविंद्र संगीत था, बाबुल सुप्रियो का, वहां पर भाजपा महिला मोर्चा की जो महिलाएं थी, उन्होंने शंख बजाकर, सब कुछ पूरा माहौल वही था। तो बीजेपी ने एक प्रयास किया है और बीजेपी मानती है कि पश्चिम बंगाल में उसको मिल सकता है, बहुमत मिल सकता है। अब आप देखिए कि चाहे वहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति से हो, चाहे जेपी नड्डा कहते हैं, उन्होंने सीए की बात भी कर दी कि उसके जो रूल्स हैं वो तय किए जा रहे हैं। बीजेपी को पता है कि पश्चिम बंगाल में कैसे आगे बढ़ना है। और अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली तक हैं, तो बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता भी अब गली गली तक हैं। वहाँ पर छोटे छोटे पार्कों में संघ की शाखाएं लगती हैं। तो अब वो बीजेपी ऐसा नहीं है कि संगठन की दृष्टि से वहाँ पर कमजोर है, संगठन की दृष्टि से वो तृणमूल कांग्रेस के बराबर की शक्ति रखती है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में वो तृणमूल कांग्रेस से आगे भी रखती है। और हमने जो देखा था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था 2019 का, जो खासतौर पर चुनाव आयोग उसके लिए बधाई का पात्र है कि उसने जो बिल्कुल गुंडागर्दी होने नहीं दी। हालांकि कुछ ऐसी वारदातें हुई थी, छिटपुट, लेकिन ये जो लोगों ने खुलकर मतदान किया तो उसमें 41% इनको मिले थे। और अगर इस बार और स्वतंत्र चुनाव हुए तो ये बीजेपी मान रही है कि जो लोग खुलकर मतदान करेंगे तो ममता के अगेंस्ट में करेंगे। लेकिन एक अभी जो ड्रॉबैक है बीजेपी का वहां पर यह है कि इनके पास सीएम कैंडिडेट नहीं है और कौन बनेगा इसको लेकर भी आपस में थोड़ा सा मतभेद है नेताओं में। इसको बीजेपी को पाना होगा। मुझे लगता है कि अमित शाह अब जल्दी वहां पे सांगठनिक बैठ के करेंगे और उसके बाद जो बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक चीज और है कि हमने देखा कि आपने, क्योंकि बिहार से इसको बंगाल को जोड़ा, लोग सोचेंगे बंगाल में चुनाव कल ही है, बंगाल में चुनाव कल ही नहीं है, बंगाल में 2021 में अप्रैल मई तक चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो सबसे तेज सक्रिय मशीनरी है पूरी दुनिया में। अगर जो राजनीतिक दलों में देखेंगे तो सबसे सक्रिय सब मशीनरी है। बिहार चुनाव में पहले चरण का नामांकन हो गया था, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी कमेटियां गठित की थी, पहले चरण का नामांकन हो गया था। और बीजेपी ने अभी बंगाल में कहाँ होगा, असम में कब होगा, वो सब की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत तेजी के साथ तैयारियां चल रही। तो ये दिखाता है कि बीजेपी अभी का नहीं, आगे के 5-6 महीने का, 1 साल का, 2-1.5 साल का भी सोचकर चलती है और उस दिशा में काम करती है। तो चुनावी मशीन बन चुकी है और यही उसकी लगातार जीत का कारण भी है। बिल्कुल। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत कड़ी फाइट होने वाली है। और चुनाव आयोग को और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा खासतौर पर अभी देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी एजेंसियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल। और बल्कि ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ये राष्ट्रपति शासन में कराए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ये था आज का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जो कि दीजिए इजाजत। नमस्कार।